इनकी पॉलिसी टोटली अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ है। ये चाहते हैं वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स कायम हो। ये चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ ज़्यादा हो उनके खिलाफ। दुनिया को पता है इजराइल की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, मॉडरेट्स हो, उनका टारगेट्स पलस्टाइन है, पलस्टीनियन पीपल है। लेकिन जो ये राइट विंग ग्रुप्स आए ये बहुत एग्रेसिव है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसा इशू है जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि इजराइल में पिछले 3 साल में 5वां इलेक्शन हुआ है। इससे पहले 4 इलेक्शंस में किसी भी पार्टी या कोalition को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। एक इंटरिम किस्म की सरकार चली, लेकिन फिर अब इलेक्शन हुआ और एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइम मिनिस्टर बनने का रास्ता साफ हुआ है। लेकिन अभी भी वहां बाकायदा ओथ टेकिंग सेरेमनी तक जो स्टेज आनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो उस वहां की सियासत को समझने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, और हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर वहां का सिस्टम कैसे है। आमतौर पर भारत में अगर कोई भी कोalition की मेजॉरिटी हो जाती है तो विद इन फ्यू डेज सरकार बन जाती है, कैबिनेट भी बन जाती है और सब कुछ। लेकिन वहां इतना लंबा प्रोसेस क्या है, क्या कुछ है जो वहां तैयारियां चल रही हैं, किन चीजों पर इख्तलाफ है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बहुत लंबे अरसे के बाद हार्ड लाइन एलिमेंट्स इस सरकार में ज्यादा होंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ है इजराइल के इलेक्शंस का नतीजा और ये सरकार बनने में क्यों देर हो रही है, क्या प्रोसेस है उनका? देखिए, जैसा आपने पहले ही कहा था कि जो पिछली सरकारें थी 3 साल के दौरान जो इलेक्शंस हुए, स्टेबिलिटी नहीं आई। अब जो पिछले 5-6 महीने से मिस्टर नेतान्याहू कोशिश कर रहा था एक स्टिच करे, एक अलायंस कोलेशन, और जिसके जरिए इस वक्त उनको 64 सीट्स आए जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। प्रेसिडेंट ने उनको इनवाइट किया है टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको 28 दिन का मोहलत मिलती है। लेकिन ये वेस्ट एशिया और एंटायर मिडल ईस्ट और नेबरिंग कंट्रीज के लिए लगता है इस नई गवर्नमेंट से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इसमें जैसे आपने पहले ही कहा है, इसमें राइट विंग पार्टीज के 2 इम्पॉर्टेंट पार्टीज है, जिसमें एक है तोरा जोडिज्म और दूसरी भी एक है बड़ी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। वो उनके जो डिमांड्स है वो बड़े हार्ड लाइनर माने जाते हैं। उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें ये पड़ रहा है कि मिस्टर नेतान्याहू ही वही आदमी थे जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का जो है उसका बने की ही फ्रेम्ड इट। वो समझता था इससे उसको एक रिकॉग्निशन मिली, अरब कंट्रीज की रिकॉग्निशन मिली। एक ब्रॉड उन्होंने आउटलाइन भी किया था रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ पलस्टाइन इशू। हालांकि इसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन दिस रीजन है वो दूर रहे इसमें। लेकिन अब इनके आने से इनकी पॉलिसी टोटली अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ है। ये चाहते हैं वेस्ट बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स कायम हो। ये चाहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यूज़ ज़्यादा हो उनके खिलाफ। जो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो एक किस्म का, या इससे अगर आप देखेंगे वेस्ट एशिया और ख़ासकर गल्फ में बड़ा इसके बारे में कॉशियसली वो वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या रहे, चूंकि उससे असरात पड़ेंगे।
जिनके साथ उन्होंने कमिटमेंट की, जिनके साथ उन्होंने जिन्होंने एस्टेब्लिश किए डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो इस नई कोलेशन गवर्नमेंट को किस तरह देखेंगे? क्योंकि अब नेतान्याहू को सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि जो उसके साथ दूसरी तीन पार्टियां हैं उनका रवैया टुवर्ड्स अब्राहम अकॉर्ड या दूसरे जो प्रॉब्लम्स है फलस्तीन के साथ, उनका क्या रहेगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपने ये भी देखा होगा, ये सारी दुनिया को पता है, इजराइल की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, मॉडरेट्स हो, उनका टारगेट फलस्तीन है, फलस्तीनियन पीपल है। फर्क इतनी है, कोई अभी इसको सॉफ्टली जाता है, कोई इसमें एग्रेशन दिखाता है। लेकिन जो ये राइट विंग ग्रुप्स आए, ये बहुत एग्रेसिव है। और जो कुछ वहां पर इस वक्त जो फ्रेजाइल के ही फ्रेजाइल तो पीस तो है ही नहीं, कल भी मारे गए, इससे पहले भी मारे गए, फायरिंग होती रही है, ये अच्छा नहीं है रीजन के लिए। और इस वक्त इससे हालात मजीद तबाह हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो शायद यही एक वजह है जो उनके साथ वो उनको जो प्रोमिस करना है या एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाना है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रहे होंगे। अल्टीमेटली चाहे नेतान्याहू हो या उसके जो राइट विंग पार्टीज हो, एम तो उनका एक ही है। हो सकता है अप्रोच में किसी हद तक फर्क होगी। लेकिन एक चीज जो अहम बात है जो आपने बताई कि ये जो राइट विंग पार्टियां हैं जो इस हुकूमत में शामिल होने वाली हैं, जिनके शामिल होने के बाद 64 सीटें बनती हैं 120 मेंबर्स के हाउस जी। तो इसमें अब से पहले नेतन्याहू इजराइल के लिए अब्राहम एकॉर्ड को करा करके बहुत बड़ी कामयाबी बताते रहे हैं और उसके लिए एक तरह से इजराइल को और सिक्योर करने का एक तरीका बताते रहे हैं। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप जो उनको मुसलसल सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं के जमाने में ये एकॉर्ड हुआ, वो एक तरह से इजराइल की ही खिदमत कर रहे थे, ये बताया गया था। अब अब्राहम एकॉर्ड भी अगर इजराइल के कुछ राइट विंगर्स के लिए एक बुरा काम है, जो कि अब से पहले उसी को सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कहा जाता था, तो आखिर क्या वो राइट विंग वाले लोग बढ़ती हुई हिजबुल्लाह की ताकत, बढ़ती हुई हमास की ताकत, ईरान की ताकत, क्या उससे सामना करने की हालत में हैं? जबकि वहां के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि मई 2021 की जंग के बाद वो मुसलसल जंग से बच रहे हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों का मालूम है। तो आखिर ये क्या कहां ले जाएंगे फिर ये राइट विंग? आपने ये बात सही दुरुस्त फरमाई। एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड से किसी हद तक अरब कंट्रीज में लेजिटिमेसी हासिल की इजराइल ने, बहुत सारे कंट्रीज ने उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज भी किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए, विजिट्स भी हो गए। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, और यानी कि एक किस्म के यानी कि एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। अगर आपने देखा, एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यूएस, इजराइल, यूएई और इंडिया भी शामिल है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में हुआ, या सूडान के साथ भी हुआ था, इवन ओमान के भी जो बाय एंड लार्ज अलोफी रहता था, उसके साथ भी ताल्लुकात शुरू हुए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि सऊदी अरब के साथ भी एक मीटिंग हुई, हालांकि उसका डिनायल हुआ। ये भी कहा जाता था कि कुछ वक्त के बाद वो भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है वो नौबत फिलहाल जो है फॉर टाइम बीइंग ये नहीं होगा। इसके डिफरेंट रीजन, अब सिचुएशन जो है, सिनेरियो बदल गया है। अब अमेरिका का भी जो है, उसने भी अल्लाह ऐलान ये कहा कि वो अपनी जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है उस पर रिलुक करेगा। दूसरी बात ये जो जैसे आपने कहा, एक तरफ उसने तो किया, लेकिन राइट विंग पार्टीज का जो अप्रोच है वो एक लिमिटेड है। उनका ये जो था बियॉन्ड इजराइल उनका देखना ही नहीं था, क्योंकि उनका कभी इतना बड़ा रोल रहा ही नहीं।
कि बाहर के, ये सिर्फ नेतान्याहू, चूंकि वो कई बार वजीर आजम भी रहा है, डील भी किया है इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लीडर्स के साथ, उसका ये था कि इससे हमें ये हो जाएगा, फायदा भी होगा, इसमें जेरूसलम भी तकरीबन खत्म किया गया, शिफ्ट एम्बेसीज होने लगी। इनका जो है वन पॉइंट एजेंडा, जो उनका जैसे आप कहते हैं ग्रेटर इजराइल, वो कहते हैं जो माउंट, वो जो वहां पर है माउंट पर उनका जो है नाइल टू फरात, नाइल टू नहीं, फरात। वो जो है ना टेम्पल माउंट का जो है वहां पर भी हमें यानी कि प्रेयर्स करने दो। एक तो दूसरा ये जो ग्रेट जैसे आपने कहा नाइल टू, ये वो भी हो, इस पर भी है वो, यानी कि उनको खटकता है एग्जिस्टेंस ऑफ फलस्तीन, इट्स पैलेस्टीनियंस इट्स, इसलिए अप्रोच में फर्क है। हालांकि ये बन जाएगा, इसकी सूनर और लेटर, आज से 10 दिन या 8 दिन के बाद तो ये हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कोई वो भी कोई बड़ी तब्दीली ला सकेंगे। जो कुछ है वो ऑलरेडी फलस्तीनियंस आर अंडर प्रेशर, उनके लिए परेशानियां हैं, रिप्रेशन फेस कर रहे हैं, सप्रेशन फेस कर रहे हैं, और कोई भी उनकी बात सुनता भी नहीं आजकल, कोई इग्नोर। पहले फिर भी वक्तन फवक्तन यूएस या यूरोपियन यूनियन वाले स्टेटमेंट देते थे, अब की बार चूंकि वो सारे यूक्रेन वार में लगे हुए हैं, उनकी कोई परेशानी हाल भी नहीं है। अब ये सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी में कोई फर्क नहीं, लेकिन एक लगता है जब एक कोलेशन है जिसमें बड़े हार्डलाइनर्स है, दूसरा उस बार बार सोचेगा, कई बार सोचेगा कि इनके साथ कैसे डील करना पड़ेगा, और शायद अगर कुछ और कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करते शायद वो हेजिटेंट रहेंगे, दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग दैट। अच्छा, एक बात अभी कल ही मैं इजरायली मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कि वहाँ कुछ फॉर्मर ऐसे मोसाद के चीफ या फौज के सरबराह जो साबिक रह चुके हैं, उन्होंने इस हद तक कहा है कि अब जिस तरह से वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस ने हमले बढ़ाए हैं, और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जो जेरूसलम में दो धमाके हुए, उसमें बाकायदा हैकर्स ने उसकी वीडियो भी आम कर दी है, बताते हुए कि हमारी एक्सेस में आपका पूरा सिस्टम है। यह बात कही जा रही है, खुद इजराइल में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि तीसरा इंतफाजा शुरू हो गया फिलिस्तीनियों की तरफ से। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछले मार्च से अब तक तकरीबन 31 या उससे कुछ ज्यादा इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। पहले एक भी इजरायली मारा जाता था तो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन अब कुछ देखिए क्या है इसमें, पहले वेस्ट बैंक बाय एंड लार्ज पीसफुल था एज कंपेयर टू गाजा। जो कुछ भी एक्शन होती थी वो गाजा से होती थी, हमस एक तरफ हुआ करता था, इजरायली फोर्सेस दूसरे तरफ होता, और यहाँ पर इतने नहीं होते। क्योंकि जब से इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन इनके बढ़ गए, बहुत सारे इलाके जो है वहाँ पर उन्होंने न्यू सेटलमेंट्स कायम की है, और जजीरा की जो रिपोर्टर थी वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट, उसको मारा, जो उन्होंने खुद एडमिट किया। और वहाँ के लोगों को, खासकर जवानों को, जब भी पत्थर मार रहे थे उनके घरों में तलाशी लेकर उनको पकड़ते थे और उनकी मारपीट होती थी, जेलों में डालते थे। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जुल्म की भी इंतहा है, जुल्म के बाद उसमें रिएक्शन होती है, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका ये नहीं रुक जाता है, ये इजराइल को समझना चाहिए था। अगर वहां पर पीस था इसको रहने ही देते। हालांकि इजराइल ने जो ये चाहते हैं, जो कुछ भी वहां रहा है उसको भी आधा आधा करके, स्लाइस खा खा के उसको भी श्रिंक करने की कोशिश, नेचुरली रिटेलिएशन होगी। और इस दौरान जो प्रॉब्लम्स वहां पर खड़े हुए, कोविड में भी प्रॉब्लम्स की, जो उनको इंटरनेशनल फंड्स आ रहे थे वो भी तकरीबन बंद हो गए हैं। पहले यूएस भी देता था, यूरोपियन यूनियन भी देता था, सऊदी अरबिया भी देता था, अब ये बाय एंड लार्ज बंद हो गया अब्राहम अकॉर्ड के बाद। अब वो भी एक ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट है,
यहाँ तक अभी रिसेंटली मैंने रिपोर्ट पढ़ा यूएन का, वहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी है, मेडिसिन की सिक्योरिटी होने लगी है। ये चीजें जो है इसका एक असर पड़ता है। इसके हर एक इसको लो लाइन नहीं लेता है, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, और इसके ऊपर अगर नई कोलेशन गवर्नमेंट उन पर रिप्रेशन करेगी, नेचुरली इसकी एक रिएक्शन होगी, चेन ऑफ रिएक्शन होगी। ये यहाँ ही थमने वाला नहीं है, ये बढ़ने के भी इम्कान है। इसलिए onus is on Israel government to be very cautious, to take corrective steps, और वायलेंस को बढ़ाने की कोशिश ना करे, जो वरना यहाँ भी वही होगा जो गाजा में हो रहा है। वहां यहाँ से भी वो, क्योंकि कैजुअलिटीज बढ़ गए, अटैक्स बढ़ गए, और ये जो रिसेंटली अब वो ए सॉर्ट ऑफ डेयर डेविल एक्शन जैसी हो रही है, वो कहीं भी इन पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए अगर वहां से भी होगा, गाजा से भी होगा, और फिर जो बार बार जो इलेक्शन का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है उनके लिए। अच्छा, इस सब में एक तरफ तो अमेरिका ने यरूशलेम को कैपिटल के तौर पर कबूल किया, डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में एम्बेसी भी शिफ्ट की, और हमें आपको याद है कि अब तेल अवीव को इजराइल की राजधानी के तौर पर ट्रीट किया जाता था, बाकायदा डेडलाइन वहां की खबरों में फिर तेल अवीव की आती थी। अब यरूशलेम लिखा हुआ आने लगा है हर जगह कैपिटल के तौर पर। इधर 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो लॉलीपॉप दिया जाता था फिलिस्तीनियों को, अब उस पर भी कोई बात नहीं होती। अब कहां कुछ किस स्टेज में है? खुद महमूद अब्बास इजरायली एजेंसियों के इशारों पर खुद फिलिस्तीनियों को अरेस्ट भी कराते हैं, जेलों में भी भिजवाते हैं। तो खुद फिलिस्तीनी कौन से लीडर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कुछ है अब जो ये बेचैनी बढ़ रही है? देखिए, अगर आपने देखा है, ये जो वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस की एक्सेस हमेशा थी, ये कम नहीं हुई थी। अब कभी भी वो जाते थे, किसी को भी, यानी कि किसी मकान पर छापा मारते थे, सर्च ऑपरेशन करते, वहां से लोगों को पकड़ लेते थे, क्योंकि एक शायद अंडरस्टैंडिंग थी बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस में, और इसमें अमल दखल नहीं था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का, इतना नहीं था। अब दूसरी बात जो ये है, अमेरिका ने रिसेंटली कहा दे स्टिल फेवर 2 स्टेट फार्मूला, लेकिन अब अमेरिका की प्रायोरिटीज भी बदल गई। पहले अगर आपने देखा, जॉन कैरी जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, अपने 4 साल यानी कि ट्यूनर में उसने 10-11 बार इजराइल और पैलेस्टाइन का विजिट किया ताकि इसका कोई सल्यूशन। अब ट्रंप के आने के बाद सारा सिनेरियो चेंज हुआ। ये भी लग रहा था जब बाइडेन आ जाएगा शायद एम्बेसी फिर वापस शिफ्ट की जाएगी टेल अवीव, उन्होंने इसका इशारा भी दिया था। लेकिन फिर वहां पर आपको पता है कि बहुत बड़ी एक ज्यूइश लॉबी इतनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली उनका इतना असर है कि जो अब किया, अब इवन डेमोक्रेट्स आर नॉट उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि इसको वापस लेंगे। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि उनका, यानी कि उस पार उनके साथ थोड़ा बहुत है, जो खासकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ एक कांटेक्ट डेवलप किया, जो ट्रंप के ज़माने में बिल्कुल ही ख़त्म हुआ था। इससे ज़्यादा कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प करते हैं उनके जो छोटे मोटे मसाइल को, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अमेरिका की वही है, 20-19 की फ़र्क है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो कुछ हो रहा है न 2 स्टेट फार्मूला के बाद पता नहीं कोई और फार्मूला। आपने देखा 2 स्टेट फार्मूला में भी जेरूसलम तो अब कट ही गया। ये जेरूसलम की बात की, फिर उन्होंने कहा कि एक टाइम आया जब पैलेस्टीनियंस को कहा कि आप कोई दूसरा इलाका जेरूसलम में देखिए जहां जिसको हम आपका कैपिटल रिकॉग्नाइज, उसमें एक अबू कुछ इलाका था जिसके बारे में ये कहा रहा था इसी को वो कैपिटल बनाने के लिए सारा उसकी मदद भी करेंगे, यानी कि उनको पैलेस्टीनियन जेरूसलम से हाथ धोना पड़ गया। वो तो गया,
अभी तक, और ना उसको रिक्लेम करने की अभी कोई लगता है कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है। कुछ कंट्रीज खासकर जॉर्डन, चूंकि उसका जेरूसलम पर उसका खासकर जो मस्जिद अक्सा और दूसरी चीजों पर उसका कंट्रोल अभी भी है, उसने उस वक्त किया, उस पर प्रोटेस्ट किया। खुद महमूद अब्बास नहीं गए अब्राहम अकॉर्ड में, लेकिन कर भी कुछ नहीं सके वो। सबसे बड़ी बात यही है कि इवन जो है, अगर सबसे बड़ी बात ये हमें देखना है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, हम इसको यूक्रेन वार से करेंगे। यूक्रेन वार, हालांकि यूक्रेन की तबाही हुई, उसको अभी भी सस्टेन इस वजह से कर रहे हैं कि 40-50 ममालिक जो है, खासकर यूरोपियन कंट्री, उनकी इकोनॉमी दाव पर है। अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो है, वो इनके सबों की इकोनॉमी दाव पर लगी। लेकिन यहाँ वो पूरी तरीके शद्द मद के साथ फाइनेंशियली, मिलिटरीली, मटेरियली, पर्सनल लेवल पर, हर लेवल पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि एक बड़ी ताकत को वो डिफीट कर सके, उनको टेम कर सके, उनको रेस्ट करे, उनको आगे नहीं बढ़ने दे, ताकि वो अपने जो हेजेमनी किसी किस्म की है उसको खोने नहीं देते हैं। ये इस मामले में अरब लोग ही अब हो गए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो है, अगर आप इस मुस्लिम कंट्रीज के बारे में हैं, 5-6 मुस्लिम कंट्रीज ही होंगे जिनको इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं है। अक्सर अरब मुल्कों ने कुछ ने जाहिर कर दिया, कुछ लोग अभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एक आप देखिए सबों के पास है। मराको है, इवन सूडान है, ये ओमान है, बहरीन है, यूएई है, किसकी बात, जॉर्डन है, इजिप्ट है, किसकी बात हमने जी हर एक जगह है। और सेंट्रल एशिया के हर एक मुस्लिम जो 6 कंट्रीज है वहां के हर एक में इजरायली एम्बेसी इज फंक्शनिंग फॉर लास्ट 15-20 ईयर्स। तो ये जब सभी मुस्लिम मुल्कों ने, अक्सर मुस्लिम मुल्कों ने जब इजराइल को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें एक तरह से उसकी हिम्मत बढ़ रही है कि वो फिलिस्तीनियों को उनका हक ना दिया जाए। जब छोटी चीजों पर किया नहीं, वो कोई नहीं, जो आप अब्राहम अकॉर्ड है उसी पर अगर आपने ये अकॉर्ड इम्प्लीमेंट किया हम आपको देंगे। अब्राहम अकॉर्ड फिर जो है बस्ते में रहता है, उस पर भी बात नहीं होती है। नेचुरली उस पर उसने इजराइल ने अपने बेनिफिट्स तो लिए, उसमें वो तो सारे बेनिफिट्स जो अब्राहम अकॉर्ड के साथ थे, लेकिन सिर्फ पैलेस्टीनियंस को कुछ नहीं मिला। एक दुख की बात है। और ना उसके लिए कुछ उन कंट्रीज ने किया जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज किए। एटलीस्ट वो पूछते उनसे कि अगर हमने आपको इसके लिए सपोर्ट किया कि आप अब्राहम अकॉर्ड ही करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके विजिबल उसको क्या एक्शन है, क्या आपने किया हो उसके लिए। एटलीस्ट जो इस वक्त जो सेटलमेंट्स वहां पर वेस्ट बैंक में ये कर रहे हैं, वहां पर हर दिन दावा बोल रहे हैं, वो तो बंद करें। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। यही फिलिस्तीनी लोगों को शिकायत भी है। कई ऐसे वाकयात वहां हुए हैं कि मस्जिद अल अक्सा पर एक सऊदी ब्लॉगर गया तो उसके मुंह पर थूका कुछ फिलिस्तीनी बच्चों ने, और यूएई के कुछ डिप्लोमेट्स वहां गए मस्जिद अल अक्सा पर। ऐसी वीडियो सामने आई हैं कि उनको धक्के देकर के बाहर निकाला फिलिस्तीनियों ने। वो अपनी नफरत इन हुकूमतों से बाकायदा दिखा रहे हैं। ये एक और बहुत दिलचस्प बात यह है, आखिर में मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि फीफा वर्ल्ड जो ये हो रहा है, उसमें कतर में जो खेल का सिलसिला है, वहां पर बहुत से अरब लोग फिलिस्तीनी इजरायली जर्नलिस्ट से बात नहीं कर रहे, वो अपनी नफरत दिखा रहे हैं। इससे यह जाहिर हो रहा है कि अरब अवाम अलग है और अरब हुकूमतें अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।